पुनः संस्कृत के दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। इससे पहले अगर आप लोगों ने अगर संस्कृत के पहला चैप्टर मंगलम पाठ को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर इसके प्लेलिस्ट में उस मंगलम पाठ को देख सकते हैं। तो आज हम लोग संस्कृत के दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए उस पाठ को जानते हैं। यहाँ का हम लोग सबसे पहले इसका परिचय लेंगे, यानी परिचय को जानेंगे। तो यहाँ है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी कालों में यानी सभी समय में अपने महत्व को बरकरार रखा। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यानी पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, सबको अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। यानी धर्म की बात करें, राजनीतिक की बात करें या उद्योग की बात करें, इसमें अपने अपने ध्यान आकर्षित किया है सभी को। यहाँ पर अनेक विदेशी यात्री आए जिनमें मेघस्थानीज, फरहान, हेनसांग और इति सिंह इत्यादि विद्वानों ने पटना में आए और अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना के बारे में चर्चा की। अब आते हैं मुख्य पाठ में। यहाँ कहा नगरों में, जब प्राचीन भारतीय नगरों की बात करते हैं, नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा पटना एक विचित्र महानगर था। इनके विषय में दामोदर गुप्त नामक महाकवि ने अपने काव्य कूट निम्नम में लिखा है कि पटना पृथ्वी के तिलक समान था, विद्वानों यानी सरस्वती का कुलगृह था और इंद्रलोक से भी सुंदर था। यानी दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने काव्य कूट निम्नम में लिखा है कि पटना पृथ्वी के तिलक स्वरूप था, सरस्वती का खानदानी घर था, कुलगृह, और स्वर्ग से भी सुंदर था। अब इसमें जब आते हैं, आगे कहता है कि इतिहास में जब हमको सुनने से मिलता है, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमको सुनने मिलता है कि गंगा किनारे एक पाटलिपुत्र नाम का एक गांव था। यहां भगवान बुद्ध बहुतों बार आए और पाटली ग्राम के बारे में एक भविष्यवाणी की कि यह गांव आगे चल के महानगर बनेगा। यानी यह गांव आगे चलकर महानगर बनेगा, किंतु इसके साथ कई समस्याएं भी रहेगा। आवाज बंद करो ना। ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ की समस्या यह हमेशा बनी रहेगी। यानी महात्मा बुद्ध ने पाटली ग्राम के बारे में भविष्यवाणी किया कि यह गांव आगे चल के महानगर बनेगा, किंतु इसके साथ कई यानी कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से यह हमेशा घिरा रहेगा। समय बदला, पाटली ग्राम पाटलिपुत्र कहलाया, फिर यह पटना कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और सुंदरता, रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। ऐसी जानकारी यूनान के राजदूत जो मेगास्थानीज थे वो अपने किताब में यानी इंडिका में इस बात को लिखे हैं और बताते हैं
कि चंद्रगुप्त मौर्य से कहीं अधिक शोभा सम्राट अशोक के समय में पटना का था। का समय बढ़ा, दिन बढ़ी। पटना के बारे में राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य में लिखता है, यानी पटना के बारे में राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा में नामक काव्य में लिखा है कि यह जो नगर थी पटना, यहाँ पर बहुत दिनों तक सरस्वती परंपरा बनी रही, जिनमें यहाँ उपवर्ष, पाणिनि यानी वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, वररुचि, पंतजलि जैसे अनेकों विद्वानों ने यहाँ से विद्या पाकर अपने यश को संसार में फैलाए। आगे जब चलते हैं तो कई प्राचीन ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं तो पटना का नाम पुसुमपुर और कुसुमपुर मिलता है, यानी कहा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुसुमपुर या कुसुमपुर मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों की अधिक खेती होती रही होगी। यह पाटली शब्द गुलाब के फूल के पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द गुलाब के फूल से निकला है। का शरद काल में जब ठंडा होती थी उस काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था, और कहा कौमुदी महोत्सव होती थी गुप्त वंश के शासन काल में, जो अत्यंत प्रचलित था। वहां सभी लोग आनंदमय होते थे, जैसे आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है। चक्र के बस में समय आगे बढ़ी, मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्ष जर्जर अवस्था में रहा, जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ, मुद्राक्ष आदि नाटक में मिलता है। मतलब 1000 वर्षों तक पटना पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका संकलन अनेक साहित्य ग्रंथ या मुद्राक्ष आदि नाटक में मिलता है। मुगल वंश के समय इस नगर की समुचित उद्धार हुआ। जब मुगल वंश का शासन आया उस समय पटना का उद्धार हुआ बाबू, और अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का विकास हुआ, और मध्यकाल में पटना इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। पटना जो शब्द है यह पतन शब्द से निकला है। का इस नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। यानी अब आगे इस समय पटना बहुत विशाल है। जब आज की हम बात करते हैं तो वह पटना बहुत विशाल है, बिहार राज्य की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विकास होता है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ी सेतु पुल है। कुछ रेल यान पुल बन रही है जो अब बन चुका बाबू। इस नगर में उत्कृष्ट यानी संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शन के स्थान है। प्राचीन पटना नगर में जब सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह, यानी प्राचीन जब पटना की बात करते हैं कहा तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जहाँ देश भर के तीर्थयात्री अपने
गुरु आते हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ। इनमें कुछ प्रश्न आते हैं जो हम देखते हैं। यहां कहा, सॉरी थोड़ा बचा है। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण की हुई है और सभी संकलित रूपों में संग्रहालय में दर्शन के लिए योग्य है। पर्यटक के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। अब बाबू है, प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो बाबू प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुसुमपुर और कुसुमपुर था। ऐसा माना जाता है कि इस नगर के समीप फूलों की अधिक खेती होती रही होगी, जिससे कि इसका नाम पटना पड़ा। कहा पाटलिपुत्र नगर के वैभव का प्रकाश डाले। तो कहा पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। प्राचीन काल से विख्यात है। विदेशी यात्री यहाँ आए, जिन्हें मेघस्थानीज चंद्रगुप्त शासन काल में आया, इसकी शोभा व्यवस्था की चर्चा किया। अशोक के काल में यह और अत्यंत था, इसकी चर्चा किया है। फिर कहा दामोदर गुप्त नामक कवि ने, यानी कुट निम्नम में भी लिखा है, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में भी लिखा है इसके वैभव के बारे में। कहा पटना में संग्रहालय है, गोलघर है, सचिवालय है, जैविक उद्यान है, इस नगर की शोभा को और बढ़ा रहा है। अब कहा वो कि पाटलिपुत्र नगर का दामोदर गुप्त ने, पाटलिपुत्र कैसे नगर है दामोदर गुप्त के अनुसार, सॉरी, तो कहा कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य में लिखा है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप है, सरस्वती का कुल गिरी है, विद्वानों का कुल गिरी है और इंद्रलोक से भी सुंदर है। यह बात कहा है दामोदर गुप्त नामक कवि ने। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो कहा वो राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य में लिखा है कि पाटलिपुत्र एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, जहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, पंतजलि आदि विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त किए और अपनी ख्याति संसार में फैलाए। कहा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो यूनान के राजदूत मेघस्थानीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी और उससे भी कभी अधिक ज्यादा, यानी अशोक के शासनकाल में था। का प्राचीन पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव होता था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय गुप्त वंश का शासन हुआ करता था और लोग आज जैसे सरस्वती पूजा के अवसर पर झुके झूमे रहते हैं, उसी प्रकार उस समय पाटलिपुत्र में जब कौमुदी महोत्सव होता था तो लोग खुश रहते थे। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए पटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, जो आज गुरुद्वारा वहाँ बना हुआ है, जिनके देखने के लिए देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं। कहा लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था, जहाँ शिक्षा का वैभव था, समृद्ध था। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, मुगल काल में इसका पुनः उद्धार हुआ और अंग्रेज के शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। तो इसके अनेक प्रश्न हैं, हम लोग इतने रहने देते हैं। तो पुनः मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।